फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? फ्रेंड, टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं लिटरेचर बेस्ड या फिर ग्रामर से, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बेसिकली टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल पी एलटी ग्रेड इन एग्जाम्स के लिए तो है ही, बाकी भी कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। दिस वर्क ऑफ आनंद रिवील्स एंड कंडम्स द यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मूलकरास आनंद के कौन सा वर्क ऐसा है जो कंडम करता है बेकार सिस्टम को, जो ब्रिटिश एजुकेशन का सिस्टम था इंडिया के अंदर उस टाइम पे, तो उसको ये बहुत ही बेकार बताते हुए कहता है। तो कौन सा ऐसा वर्क इनका है गाइस? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका ए ही ऑप्शन है इसमें राइट। अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। मिसेस मेन वार्निंग अस इज है ये, ठीक है। इज एन एंग्लो इंडियन लेडी, ये एक एंग्लो इंडियन लेडी है। तो ये कौन से वर्क में अपीयर होती है गाइज? ये कौन से मुल्कराज आनंद के कौन से वर्क में ये अपीयर होती है? द अनटचेबल, द कूली, एग्रोस द ब्लैक वाटर्स एंड एंड द काउ। तो कौन से वर्क के अंदर आपको ये मिलती है गाइज, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कूली, जो कि 1936 में आया था। कूली आपका वर्क है, बी ऑप्शन है, 1936 में ये आया था। और अगर हम अनटचेबल की बात करें तो ये 1930 ये आया था आपका, अच्छा ये 6 में था ना कूली, हाँ ये 5 में आया था, 1935 में आया था, ठीक है। अक्रॉस द ब्लैक वेस्ट आई थिंक 1940 या 42 के आसपास आया था ये भी। चलिए, आनंद वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे ऑन। किसके ऊपर जो एसे लिखा था इन्होंने, उसके लिए इनको सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप दी गई थी। तो ई.एम. फॉस्टर, आर्थर रिम्बाउड, डेविड ह्यूम या फिर साजिद जहीर। तो ये आपका हाँ डेविड ह्यूम हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए, he had been editor of the Indian PEN. He edited the Emerson Reader, a Martin Luther King Reader and Writing in India. तो ये गाइज ये जो वर्क हैं ये इन्होंने लिखे हैं, तो ये एडिट रहे हैं PEN के। तो कौन है ये, आप कैसे इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। तो ये गाइज हो जाएंगे, आई थिंक ये हैं जो आपके, ये निसिम एजेकिल है, ठीक है। निसिम एजेकिल, सी ऑप्शन। हु हैज़ वर्कड एज अ डेक स्क्रबर, एक डेक स्क्रबर के रूप में किसने काम किया है? तो ये भी आपके निसिम एजेकिल हैं, ठीक है। आइलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअलिटी अपीयर इन निसिम इजेकिल्स। निसिम इजेकिल्स के कौन से कलेक्शन के अंदर जो आइलैंड इनका वर्क है और बैकग्राउंड कैजुअलिटी है, फिलोसफिकल वर्क है, तो ये गाइज किसमें जो है आपको मिलता है? हिम इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड वन, द एग्जैक्ट नेम। तो ये आपका हो जाएगा गाइज हिम इन डार्कनेस, ठीक है। When did Frost sell his farm and take the family to England? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कब जो इंग्लैंड चले गए थे अमेरिका छोड़ करके, हालांकि अमेरिकन पोएट हैं, तो ये कब चले गए थे अमेरिका इंडिया छोड़ करके अपनी फैमिली के साथ? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1912 में गए थे। और गाइज मैं बता दूं आपको 1915 में वापस आ गए थे, ठीक है। 1915 में ये वापस आ गए थे, राइट। चलिए, और इनका बहुत फेमस वर्क लिख करके उसको जो है पब्लिश करा करके बहुत फेमस हो गए आए थे वहाँ से ये। फ्रॉस्ट पब्लिश्ड द बुक इन 19 इंग्लैंड एंड रिटर्न टू अमेरिका एज अ फेमस मैन। देखिए जो मैं अभी बात कर रही थी वो आ रही है यहाँ पे। अब बॉयज़ विल जो था इनका वर्क, ये इनका पब्लिश हुआ था 1913 में गाइस। तो बिल्कुल हाँ 1913 में हुआ था। तो इसको देखें आप, तो इसी के पब्लिकेशन के बाद ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे और वापस वहाँ से लौटे थे फेमस होने के बाद। ये कब लौटे थे? 1915 में, और 1912 में गए थे। तो 1912 में जा करके अगले ही साल इन्होंने ये वर्क पब्लिश कराया था, अपना एक कलेक्शन था पोएम्स का। तो और जो माउंटेन इंटरवल देखिए तो ये 1916 में हो जाएगा। फर्दर रेंज शायद 1936 के करीब है ना, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, हु इज़ कॉल्ड नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर। अपने ह्यूमर की, अच्छा इसमें दो ही ऑप्शन रह गए क्या? चलिए इन्हीं में से मिल रहा है वैसे आपको हाँ इन्हीं में से मिल जाएगा। तो ये आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो नॉन सीरियस पोएट कहा जाता है इनके ह्यूमर की वजह से। तो ये जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
ठीक है, चले। वॉल्ट विटमैन मेक्स अ रेफरेंस ऑफ शूज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक इन हिज वर्क। अपने कौन से वर्क में इन्होंने शूज कैनल और वायर लाइंस अक्रॉस द अटलांटिक की बात करी है, रेफरेंस दिया है मतलब उसका, तो ये हो जाएगा आपका पासेज टू इंडिया। ठीक है, ये वॉल्ट विटमैन का वर्क है। विद दिस किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, तो ये किसकी पोयम है और किस पोयम का वर्क है ये बताइएगा गाइस। तो ये हाँ, विद दीज किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, पासेस टू इंडिया, विटमैन ऑन द बीच, टेल ऑल द ट्रूथ, या फिर ऑन द बीच एट नाइट। तो कहाँ से ये लाइन आती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑन द बीच एट नाइट, ये वॉल्ट विटमैन का ही वर्क है। ठीक है, हियर कॉफिन दैट स्लोली पासिस, आई गेव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक, तो ये भी बताइए कहाँ से है, ये वॉल्ट विटमैन की ही पोयम है, लेकिन कौन सी पोयम से है ये लाइन, बहुत बढ़िया लाइन है। तो हियर कॉफिन दैट स्लोली पासिस, आई गेव यू माई स्प्रिंग ऑफ लाइलैक, तो ये आपका हो जाएगा गाइस, कहाँ से है ये आपका पहला ही ऑप्शन है, यानी कि व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो आप लाइलैक से ही इसको रिलेट करके इस लाइन को याद रख सकते हैं। Who among the following was the first published black American poet? इनमें से कौन सा सबसे पहले पब्लिश्ड होने वाला ब्लैक अमेरिकन पोएट है, बताइएगा जल्दी से। हाँ बिल्कुल, तो फ्रांसिस हार्पर है, एन स्पेंसर है, फिलिस विटले है, या फिर माया एंग्लो, कौन है इनमें से? तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये बनता है आपका फिलिप विटले, सी ऑप्शन। और गाइस इनकी बात करूं तो फिलिप विटले पीटर्स जो थे वो फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन पोएट थे, मतलब लेडी थी ये। तो सी वॉज ओनली 8 ईयर ओल्ड व्हेन सी वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन फ्रॉम हर होम इन वेस्ट अफ्रीका। ओके, तो ये गाइस जो है केवल 7 मतलब 7-8 साल की थी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म। ब्रिटिश मॉडर्निज्म की जो बिगिनिंग मानी जाती है वो कौन से वॉर से मानी जाती है? तो ये गाइस बिल्कुल आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही, कब था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये 1914 के करीब हुआ था आई थिंक, है ना। तो हाँ, यही शुरुआत थी इसकी, तो इसी के करीब जो है ब्रिटिश मॉडर्निज्म की स्टार्टिंग भी हो गई थी। was founded as a national theatre for Ireland by W.B. Yeats and Lady Gregory in 1904 में W.B. Yeats और लेडी ग्रेगरी ने आयरलैंड जो है आयरलैंड में एक थिएटर, नेशनल थिएटर को फाउंडेड किया था, फाउंडेशन किया था, उसका स्थापना की थी। तो वो कौन सा थिएटर है? एबी थिएटर है, एल्डविच थिएटर है, ग्लोब है, या फिर अपोलो है? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एबी थिएटर है। ठीक है, एबी थिएटर हो जाएगा गाइस, इन्होंने इसको किया था। ठीक है, ग्लोब तो शेक्सपियर से रिलेट करता है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसमें आपको बताना है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल इस इडियम का क्या मतलब है, राइट? इस इडियम का क्या मतलब है गाइज, यहाँ पर ये आपको बताना है। बिल्कुल, टू ब्रेक समथिंग, टू बी इंडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली, या फिर टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल बहुत बढ़िया इडियम है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल हो जाएगा डी, यानी कि टू गेट इन द रेज एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल, डी ऑप्शन। टू कट अ सॉरी फिगर, ये तो बहुत बार शायद आपको मिलता भी है। टू कट अ सॉरी फिगर, इसको 2004 में आया था ये, लेकिन कैंसिल कर दिया गया था बाई चांस इसको। तो अ नॉमिनल हेड है इसका, टू फाइट टू अ फिनिश है, टू बी रिडिकल्ड है, फिर टू स्ट्रगल है। हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी रिडिकल्ड, बहुत ज़्यादा रिडिकल्ड हो जाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, रिडिकुलस हो जाना है, भद्दा, एक तरीके से भद्दापन दिखाना। द रिबेल्स डैश देयर आर्म्स, ये एक इडियम है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? लेड आउट होना है, लेड डाउन होना है, लेड अप, या फिर लेड बाय। तो बिल्कुल गाइज ये आपका जीआईसी लेक्चर 2017 में आया है क्वेश्चन। तो ये इडियम बनती है द रिबेल्स लेड डाउन देयर आर्म्स। ओके, लेड डाउन देयर आर्म्स, बी ऑप्शन ये कंप्लीट करता है इसको। इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल बल्ब इन कैमरा, अ फिल्म इन अ कैमरा, इन अ डार्क रूम, या फिर एट अ सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस टू। देखिए, कैमरा बहुत सीक्रेट जगह पे भी लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप दिख नहीं पाते हो, किसी भी चीज़ में कैमरा हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कैमरा का मतलब होता है इन कैमरा में होना, मतलब किस में होना। दे ऑल रैन डैश द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ देयर टेल्स विद अ कैरिंग नाइफ।
मतलब दे ऑल रैन, वे सारे के सारे भागे उस फार्मर की वाइफ के पीछे जो जिसने काटे थे उनके टेल्स, उनकी जो पूंछ थी वो काटी थी, जो अपने हाथ में उसने नाइफ पकड़े हुए था। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ बिहाइंड आएगा गाइस, आफ्टर आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा। तो ये रनिंग कर रहे हैं मतलब पीछे, उसके पीछे भागे, तो आफ्टर से यहाँ रिलेट करता है ये। I can I can testify dash this man's veracity and good character. For होगा, about होगा, against होगा, to होगा। तो गाइज I can testify for हो जाएगा, है ना, for होगा बिल्कुल यहाँ पे प्रीपोजिशन, क्योंकि for this man's veracity and good character। The sky is overcast by clouds. I am afraid we were a heavy downpour। मतलब जो स्काई है और वो ओवरकास्ट हो चुका है, भर चुका है बादलों से पूरी तरह से। तो आई एम एफ्रेड वी वर अ हैवी डाउनपोर, मतलब होने वाला है, अलाउइंग फॉर, इन फॉर, आस्किंग फॉर, कॉलिंग फॉर। बिल्कुल। तो क्या होगा इसमें बताइए गाइस फटाफट से। ये हो जाएगा आपका इन फॉर, है ना, मतलब हम जो है डाउनफॉल में, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हम लोग आने वाले हैं, इन फॉर हो जाएगा इसमें, यही सेट हो रहा है। चलिए, तो यहीं तक के थे आज हमारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी गाइस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय।